हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। शुरू करेंगे। आज मैंने बोला था कि भाई प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और आरएमएस मान को डिफाइन करेंगे। उससे पहले जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए फटाफट से पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करेंगे औसत वैल्यू की प्रत्यावर्ती धारा में, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो बताया था कि वह धारा जो समय के साथ अपना परिमाण और दिशा दोनों बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब जो इसकी जो इक्वेशन दी जाती है भाई, वो बराबर होती है I बराबर Im साइन ओमेगा टी। इसका अब डेरिवेशन नहीं है इंटर क्लास में, इसलिए केवल आपको याद रखना है, फाइंड आउट नहीं करना है। तो धारा की इक्वेशन क्या हो जाएगी, I बराबर Im साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन हो जाएगी V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ये नोट करके याद करके रख लीजिए। जहां जो Im या Vm है वो उसका उच्चतम मान है। Im बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट बोल लो करंट के लिए, और वोल्टेज के लिए हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। कहीं कहीं पर आपको ये जो Im और Vm है वो I नॉट और V नॉट से डिनोट हुआ मिलेगा, तो उसमें भी आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं Im मिलेगा, Im इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम है, और I नॉट भी कहीं कहीं देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि जो I0 या V0 है वो धारा का अधिकतम मान है। ये चलती है ना धारा, पॉजिटिव में सबसे पहले अधिकतम जाएगी, फिर कम होते होते नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, फिर अधिकतम हो जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम जहां पर होती है वही वैल्यू होती है Im की। अब ओमेगा टी वो आपका होता है फेज एंगल, यानी कि मान लीजिए ये धारा ऐसे गई, कोई इससे पीछे से स्टार्ट हुई, कोई ऐसे चलेगी, तो इनमें जो डिफरेंस आ जाएगा वो 90 एंगल का आ जाएगा। अगर वो 90 एंगल पीछे से चलता है, आगे से चलता है, तो फेज एंगल में 90 एंगल जुड़ जाएगा। ये बात आगे याद रखना, जब आप आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं तब बड़ा काम आता है आपके लिए फेज एंगल, कि करंट आगे है कि वोल्टेज आगे, करंट पीछे है कि वोल्टेज पीछे है। मैंने आपको पहले इसी चैप्टर में बताया था कि जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से होती है, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें, अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो वो बराबर निकलती है F बराबर ओमेगा बट्टे 2 पाई, ओमेगा बट्टे 2 पाई, जहां ओमेगा क्या है, चक्कर प्रति साइकिल। ठीक है, साइकिल होती है ओमेगा में, एंगल आपका 360 बन जाता है 180 की मल्टीप्लाई करके। अब जब ये हमने बता दिया कि F बराबर ये होता है, तो जो आवर्तकाल होता है वो आपस में फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी T बराबर कितना होता है 1/F, या इसकी में वैल्यू जब आप निकालोगे तो T बराबर निकल के आता है 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बट्टे ओमेगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको अभी देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया, ओमेगा टी बराबर 2 पाई हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई बट्टे ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बट्टे टी हो जाएगा। ओमेगा बराबर आप यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी। तो ये आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और किसी प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण क्या होती है। अब हम अपने पॉइंट पर चलते हैं, और हमारा जो पॉइंट है भाई वो है प्रत्यावर्ती धारा में औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको हम IAB से डिनोट कर सकते हैं, या ऐसे करके सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। IAB माने एवरेज। अब आप बोलोगे जी ये एवरेज क्या है, तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा चलती है, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से चली, यहां से जब ये एक चक्कर पूरा करती है तो ये तो 0 हो जाएगा इसका। लेकिन अगर हाफ साइकिल तक बात करें,
यहां से इतना ये चल रही है, फिर बड़ी 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 फिर कम हुई, तो आखिरकार इसका औसत वैल्यू कितनी है। जैसे कि आपने गणित में पढ़ा था कि यदि 4 स्टूडेंटों के इतने इतने नंबर आए तो एवरेज कितना आया उनका, तो आप क्या करते थे, चारों का योग करके 4 से भाग लगा देते थे। सेम इसमें ही होता है, जितने समय के आप लिए निकालते हो एवरेज उतने ही समय से लगा देते हो भाग। तो औसत वैल्यू एक चक्कर के लिए कितनी होती है, क्या रिलेशन निकल के आता है, बात करेंगे अब हम इसी के बारे में, आर्टिकल प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करके बताइएगा। अब मान लीजिए ये आपकी एक साइकिल चली है और यहां पे 0 है तो यहां पे t हाफ हो जाएगा, यहां पे पूरा t टाइम हो जाएगा। यहां की जो वैल्यू है वो Im है। अब इस प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो I एवरेज होगा, मान लीजिए I बराबर क्या होगा, I बराबर हो जाएगा जी आपका Im साइन ओमेगा t। क्या हो जाएगा, I बराबर Im साइन ओमेगा t। अब हमें क्या करना है कि इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकलेगा कैसे भाई, तो I एवरेज जो होता है आपका वो होता है इंटीग्रेशन कितने समय के लिए आपको चाहिए, t हाफ के लिए चाहिए, I का I dt अपॉन, क्योंकि t के सापेक्ष आप इसका समाकलन कर रहे हो, बटा t बटा 2, t बटा 2 क्या आ गया, ये I एवरेज आ गया। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू I एवरेज की निकल आएगी। तो मैं इसको मैथमेटिकल आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा, समझना। स्पेशली जो जीव विज्ञान है जिनके पास, उनको एक दो फॉर्मूला याद रखना है, क्या करना है वो मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा। पहले तो ये समझ लो ये है क्या, ये जो ये चिन्ह लगा हुआ है वो गणित वाले तो जानते हैं लेकिन बायोलॉजी वाले नहीं जानते, तो याद करिए इसको हम समाकलन का चिन्ह बोलते हैं। समाकलन का ये प्रतीक होता है, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, यानी जो नीचे लगा उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और जो ऊपर अंक लिखा है उसका उसे बोलते हैं हम अपर लिमिट। अपर लिमिट, और जब ये लिमिट लग जाती है तो इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन। अब जो ये समाकलन है वो लिमिट लगते ही बदल जाता है निश्चित समाकलन में, और जो d के साथ पद होता है उसी का हम समाकलन करते हैं। बाकी जो इस d के साथ जो पद है उसके अलावा जो आता है उसे हम कांस्टेंट या नियतांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नियतांक। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे पहले। अब ये आपके बट्टे में लिखा हुआ t बटा 2 है तो ये 2 बटा t हो जाएगा। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I इंटू डी टी क्या हो गया, t बट्टे 2 था, 2 ऊपर गया, t नीचे आ गया। t कहां पे आ गया, नीचे, तो ये बन गया 2 बटा t। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। चलो आगे और करते हैं। तो 2 बट्टा t इंटीग्रेशन t बट्टे 2, I की वैल्यू क्या है आपकी, Im साइन ओमेगा t इंटू डी टी। अब मैंने बताया था आपको अभी अभी के समाकलन उसी का होता है जो d का पद होगा। तो इसमें d के साथ t है, t के साथ कौन आ रहा है, साइन ओमेगा t आ रहा है। इसका मतलब है ये Im मेरा कांस्टेंट हो गया, और जब गुणा में कोई पद हो तो उसको हम निकाल देते हैं बाहर। कहां निकल गया ये, बाहर। तो क्या बन गया आपका 0t/2 साइन ओमेगा t इंटू डी टी। अब इस साइन ओमेगा टी को हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि यदि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा हो तो वो होता है कॉस थीटा का, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा हो वो होता है साइन थीटा का। लेकिन बायोलॉजी वालों को बस एक सूत्र याद रखना है, ध्यान लगाना, अगर एंगल के साथ कोई पद दिया हुआ है तो वो समाकलन में उसके बट्टे में पहुंच जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पे साइन 2 थीटा डी थीटा होता तो
समाकलन तो cos 2 थीटा हो जाता, लेकिन थीटा के साथ ये 2 लगा हुआ है, इसलिए वो बट्टे में हो जाएगा 2। बट्टे में क्या हो जाएगा 2। यहां तक कोई समस्या है? क्या बताया मैंने कि अगर खाली थीटा है तो cos थीटा हो जाता है, लेकिन यदि थीटा के साथ कोई और अचर पद आ रहा है या चर पद आ रहा है तो वो पूरे समाकलन करने के बाद बट्टे में लग जाता है, यानी वो भाग में पहुंच जाता है। अब आप यहां पर गौर करिएगा, ये मिटा ले रहे हैं भाई, इसका कोई काम नहीं है। अब तो ये आप समझ गए होंगे क्या समाकलन है, क्या फॉर्मूला है समाकलन का। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बराबर चल रहा है मेरा आई एवरेज के चल रहा है 2im बटे टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बट्टे ओमेगा 0 से t/2। कोई दिक्कत है यहां तक? क्या हो गया, साइन ओमेगा टी चेंज हो गया कॉस ओमेगा टी में, और ओमेगा इसके साथ में आ रहा था वो चला गया भाग में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो भाई ये 2im है, 2im जो नियतांक है वो बाहर निकाल दो, यानी ओमेगा बाहर आ गया, यानी टी ओमेगा। क्या बच गया आपका माइनस कॉस ओमेगा टी। अगर आप चाहते हो तो ये माइनस भी बाहर ले सकते हो, लेकिन मैं आपको माइनस बाहर ले लो, जिससे लिमिट अब कैसे लगती है पहले वो ध्यान लगाना। क्या होता है लिमिट में, मान लीजिए यहां पर मेरा साइन थीटा आ जाता और यहां पे लिमिट 0 से π/2 या π/3 कुछ भी होता, यहां पे ध्यान लगाना आप, उसको सॉल्यूशन बाद में करना कि लिमिट आखिरकार हम लगाते कैसे हैं। तो पहले अपर लिमिट लगाई जाती है। कौन सी लिमिट लगाई जाती है? पहले अपर लिमिट। और जो अपर लिमिट होती है वो हमेशा धन में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है? धन में। यानी और किसकी जगह लगाई जाएगी? जो डी के साथ में पद था, डी के साथ में कौन था? टी। लेकिन यहां पे थीटा आ रहा है तो इसका समाकलन जो हुआ होगा वो हुआ होगा थीटा से। तो थीटा की जगह पर साइन π/2 यानी अपर लिमिट माइनस में लगती है लोअर लिमिट, हमेशा याद रखना। तो ये लिमिट लगाने का नियम हो गया, यानी अपर लिमिट जो लगती है वो धन में लगती है और लोअर लिमिट जो लगती है वो ऋण में लगती है। गौर करना, अपर लिमिट धन में लगती है, लोअर लिमिट ऋण में लगती है। क्लियर हो गया होगा समाकलन में लिमिट लगाना। अगर अब आप समझ गए हो तो अपने सूत्र में लिमिट लगाओ। चलिए भाई लिमिट लगा देते हैं हम। तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये तो धन में लगेगी, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कॉस ओमेगा इंटू t/2। टी की जगह पर क्या लगा दिया? t/2। लोअर लिमिट माइनस में लगती है, ऑलरेडी माइनस यहां आ गया, हो गया कॉस ओमेगा इंटू 0, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है? 0 है। हमने 0 से कहां तक चले थे? t/2 तक, यानी यहां 0 था, यहां से कहां चले? t/2 तक। तो वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या हुआ? 2im बट्टे ओमेगा टी, ये बन गया माइनस का कॉस ओमेगा टी बट्टे 2 प्लस कॉस 0। क्या होगा? ओमेगा की 0 में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा कॉस 0। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी इससे पहले बताया था कि जो t बराबर होता है वो 2π बट्टे ओमेगा होता है जी। तो 2π बट्टे ओमेगा होता है तो 2im ज्यों का त्यों लिखा रहा कि नहीं? और ओमेगा t बराबर किस में बदल गया? 2π में। ओमेगा t किस में बदल गया? 2π में, इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा? 2π। ओमेगा टी बराबर 2π बट्टे 2 कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसल, 2 से क्या हो गया? 2
कैंसल, बच गया आई एम बटे पाई, आई एम बटे पाई, कॉस 2 से 2 कैंसल, माइनस कॉस पाई प्लस 1। अब आपको कॉस पाई की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे हम। तो कॉस पाई बराबर होता है कॉस 180 बराबर हो जाएगा कॉस 180 प्लस 0। ये क्वाड्रेंट बन गया थर्ड, जहां पे वैल्यू हो जाती है माइनस की, कॉस 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो बराबर हो गया आई एम बट्टे पाई माइनस 1 कॉस पाई की वैल्यू हो गई, माइनस माइनस आ ही रहा है, हो गया प्लस का 1। तो जोड़ के हो गया 2 आई एम बटे पाई। तो ये किसके बराबर चल रहा था आपका, आई एवरेज बराबर आ गया आपका 2 आई एम बटे पाई, या सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2m बाई बटा 3.14। अब 3.14 का 2 में भाग लगाओगे तो जाएगा 0.607 इंटू आई एम 73। रुको जाओ, भाग लगा के देख लो आप। 2 में भाग लगाना है आपको। 314 का जब दशमलव हटा लोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 200। पॉइंट लगा दो 0, 6 टाइम गया तो 6 चौक 24 के 4 हासिल को 2, 6 एकन 6, 2 8 और 6 तिया 18, बचा 10 में से 6 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 0 और बढ़ा लो, कितना हो गया 1160। 1160 कितनी बार जाएगा, आगे लगा के देख लेना, मैं बता दे रहा हूं आपको डायरेक्टली। 0.637 इंटू आई एम। जहां तक आप या तो इसको याद कर लेना, वैसे भाग लगा के आप देख लेना, या आगे जब आप भाग लगाओगे तो आ जाएगा 0.637। यानी कि जो आई एवरेज होता है, जो औसत वैल्यू होती है, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू की 0.637 गुना होती है। कहीं पे 0.636 भी आ जाता है, याद रखना 636 तक भाग लगा देते हैं, लेकिन ये बढ़ता जाता है इसलिए 637 पर इसको एंड कर दिया जाता है। तो ये अब आपको एवरेज वैल्यू समाकलन से हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपने यूज किया है यहाँ पर t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा का। तब आपने ओमेगा t की वैल्यू फाइंड यहाँ पे रख के वैल्यू निकाल ली है, cos पाई की वैल्यू 1 होती है। तो एक अर्ध साइकिल में आपने निकाल दिया कि जो प्रत्यावर्ती धारा की औसत वैल्यू है वो आपकी 0.637 मैक्सिमम वैल्यू की आ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आप निकाल दोगे आई एवरेज को। कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, समझ में आया हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप वीडियो देखते हो पसंद भी करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो आप वीडियो को अगर पसंद आ जाए तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ भाई ये वीडियो आपने शेयर किया। एक बार रिपीट करता हूं मैं इसको, आई एवरेज को कैसे निकालते हैं। कि भाई आप सोच रहे होंगे कि सर ये 0 से t क्यों नहीं लिया, t/2 क्यों लिया है। तो आप एक बात सोचो कि यहां से ये चलना स्टार्ट करेगा, यहां पे खत्म करेगा। अगर ये इसको यहां पर आ जाता तो ये एवरेज कितना हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव में इतना चल रहा है तो नेगेटिव में इसके आगे माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस आपस में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 0। तो एक पूर्ण साइकिल के लिए औसत वैल्यू कितनी हो जाती है 0। एक पूर्ण साइकिल के लिए, फुल वेव के लिए, यानी जो पूर्ण तरंग एक चक्कर है उसके लिए औसत वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए हमने इसको t हाफ तक निकाला। कैसे निकाला, आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन t हाफ आई dt बटे t हाफ। ये इसका मेन है, ये फंडामेंटल है आई एवरेज निकालने का। अगर ये आपने सही लिखा तो इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं है, आपने वैल्यू पुट कर दी है। फिर आपको मैंने समाकलन में बताया कि आई एम अगर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि dt है तो आई एम को बाहर निकाल दिया। साइन ओमेगा टी का समाकलन जब आप करते हो तो आता है माइनस कॉस ओमेगा टी बट्टे ओमेगा। फिर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट प्लस में आती है तो माइनस लगा रहा है, लोअर लिमिट माइनस में आती है तो ये प्लस हो गया है। फिर यहाँ पर आपको केवल ओमेगा टी की वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे
पुट यहाँ पे नहीं किया, अगली जाके करनी है कि ओमेगा टी कितना हो जाएगा और आप इसका सॉल्यूशन करके यहाँ पर आई एवरेज निकाल सकते हैं। तो आगे बात करेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस वैल्यू की। एवरेज आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरएमएस वैल्यू के साथ।